मौसम सुबह से ही बहुत खराब था। रह रहकर बारिश हो रही थी। बादलों ने आसमान को कुछ ऐसे ढक रखा था जैसे कि आसमान को किसी काले रंग के चादर से लपेट दिया गया हो। ठंडी ठंडी हवा बह रही थी। कॉलेज के हॉस्टल की खिड़की से बारिश को निहारते अंकित को अपने गांव की बहुत याद आ रही थी। सामने का बड़ा सा पीपल का पेड़ बिना हिले डुले बारिश में भीग रहा था। उस पेड़ को देखकर उसे अपने गांव का पीपल का पेड़ याद आ रहा था। पूरे गांव में उस पेड़ के बारे में ना जाने कितनी बातें कही जाती थी। कोई कहता कि उस पर भूत रहते हैं, तो कोई कहता कि किसी प्रेत ने उस पर अपना आशियाना बना रखा है। ऐसा भी कहा जाता कि अमावस के दिन उस पेड़ से कई आत्माएं छिपकली की तरह रेंगती हुई नीचे उतरती और नग्न अवस्था में नृत्य किया करती। गांव के लोग कहते कि इस दिन आत्माएं नृत्य के बाद अपना शिकार करती हैं। अमावस की अगली सुबह उस पेड़ के नीचे खून ही खून गिरा मिलता। सदियों से ऐसी मान्यता रही है कि पीपल के पेड़ पर भूत प्रेत पिशाच का वास होता है। अंकित मन ही मन सोच रहा था कि हॉस्टल में खड़े इस पीपल के पेड़ पर भी क्या भूत प्रेत रहते होंगे। तभी बाहर से किसी ने उसके कमरे का दरवाजा खटखटाया। उसने दरवाजा खोला तो उसके सामने उसके ही उम्र का लड़का जिसका नाम नीरज था वो सामने खड़ा था। हाय, मैं नीरज हूँ। ये कमरा मेरा है। आई मीन हम दोनों इस कमरे को शेयर करेंगे। तुम्हारा नाम क्या है? मैं अंकित हूँ। शहर का सबसे बड़ा इंजीनियरिंग कॉलेज अंदर से कैसा होता है, नीरज और अंकित दोनों ने पहली बार देखा था। वे दोनों ही गांव के थे। इंजीनियरिंग की टेस्ट में दोनों की ही अच्छी रैंक आई थी, इसलिए उन्हें यह कॉलेज मिला था। अंकित का डिपार्टमेंट सिविल था और नीरज का इलेक्ट्रिकल। जल्द ही दोनों काफी अच्छे दोस्त बन गए। अंकित एक गरीब किसान का बेटा था। उसके पिता के ऊपर बहुत कर्ज था। इतने अच्छे कॉलेज में स्कॉलरशिप के कारण उसे एडमिशन तो मिल गई, फिर भी वो एडमिशन लेना नहीं चाहता था। वो अपने पिता की मदद करना चाहता था, लेकिन उसके पिता नहीं चाहते थे कि जैसा कर्ज भरा जीवन उन्होंने देखा है वैसा ही उनका बेटा भी देखे। इसलिए उन्होंने अपने सर की कसम खिलाकर अंकित को पढ़ने के लिए शहर भेज दिया। ये सारी बातें अंकित ने नीरज को बताई थी। नीरज की कहानी भी कुछ ऐसी ही थी, इसलिए दोनों में खूब पड़ती थी। लेकिन इन दिनों नीरज कुछ परेशान सा रहता था। अंकित ने उससे कई बार पूछने की कोशिश भी की, लेकिन वो कुछ नहीं बताता। उसका व्यवहार कुछ बदल सा गया था। कई बार तो वो रात को जागकर उस पीपल के पेड़ की ओर घूरता रहता था। एक दिन जब वो कॉलेज से हॉस्टल के कमरे में आया तो उसके सिर पर पट्टी बंधी थी। अंकित ने उससे लाख पूछने की कोशिश की कि यह चोट कैसे लगी, लेकिन नीरज ने कुछ नहीं कहा। अंकित ने यह भी नोटिस किया कि नीरज इन दिनों बहुत ही डरा डरा भी रहता है। छोटी छोटी बात पर चौंक जाता है। यहाँ तक कि मोबाइल में आने वाली नोटिफिकेशन की आवाज से भी उसे परेशानी होने लगी थी, इसलिए वो नोटिफिकेशन तक ऑफ रखता था। उसका फोन भी हमेशा साइलेंट मोड पे होता। अमावस की एक रात की बात है। आधी रात हो गई थी, लेकिन अंकित अभी भी स्टडी टेबल पर बैठा पढ़ रहा था। उसका मन पढ़ाई में बहुत ज्यादा लगता था। अपने डिपार्टमेंट का वो हीरो था। सारे प्रोफेसर स्टूडेंट्स उसकी मिसाल दिया करते थे। लड़कियां तो अंकित से बात करने का बहाना ढूंढा करती थी। अंकित अपनी पढ़ाई में खोया हुआ था कि तभी अचानक उसके कमरे की खिड़की खुलने की आवाज आई। खिड़की से तेज हवा अंदर आने लगी। वह खिड़की बंद करने के लिए उठा और उसने मन ही मन कहा, बहुत तेज हवा है, लगता है उसी के कारण ये खिड़की खुल गई है। मैंने कितनी बार डिपार्टमेंट में कहा कि ये खिड़की बंद करवा दीजिए, लेकिन कोई सुनता ही नहीं है। उसने खिड़की के बाहर झांक कर देखा तो बाहर सच में बहुत तेज हवा चल रही थी। उसने फिर से मन ही मन कहा कि लगता है तूफान आने वाला है। ये कहकर उसने खिड़की को फिर से बंद करने की कोशिश की। तभी उसे पीपल के पेड़ के नीचे एक साया दिखा। इतनी रात को पीपल के पेड़ के नीचे कौन है? अरे आज तो अमावस भी है, कहीं बुरी आत्माएं इस पीपल के पेड़ के नीचे भी तो नहीं आती हैं? उसे थोड़ा डर लगा। तभी उसे पीपल के पेड़ के नीचे फिर से एक साया दिखा। अब वो बहुत डर गया था। उसके चेहरे पर पसीना आने लगा। उसने कमरे में सोए नीरज को आवाज दी, लेकिन नीरज ने कोई जवाब नहीं दिया। उसे एक बार फिर से वो साया दिखा। उसे ऐसा लगा कि वो उसे बुला रहा है। बहुत गौर से सुनने के बाद भी उसे पता नहीं चल रहा था कि ये किसकी आवाज है।
फिर एकाएक उसके दिमाग में आया कि कहीं वो नीरज तो नहीं है। अंकित ने उसकी बिस्तर की ओर देखा। नीरज वहां नहीं था। अचानक वो अनजाने भय से भर गया। हो ना हो वो नीरज ही है, लेकिन वो कर क्या रहा है वहां? कहीं कहीं उसके साथ भी तो वही नहीं हो रहा है। अंकित भागकर नीचे जाता है। उसके दिल की धड़कन धड़ धड़ करके धड़क रही थी। वह पेड़ के पास गया। उसे जिस बात का डर था नीरज के साथ वही हो रहा था। नीरज पीपल के पेड़ के नीचे आंखें मूंद कर बैठा हुआ था। उसके चारों ओर सफेद रंग का घेरा बना हुआ था। उसके आगे एक छोटा सा हवन कुंड रखा था। उस हवन कुंड में आहुति देते हुए वो एक ही बात बुदबुदाए जा रहा था। ऐ बुरी आत्माओं, मेरे पास आओ। ऐ बुरी आत्माओं, मेरे पास आओ। ए पीपल के प्रेत, मेरे पास आओ, जल्दी आओ। तभी पीपल के पेड़ पर हलचल सी होने लगी। दूर कुत्तों के रोने की आवाज आ रही थी। अचानक पेड़ के ऊपर से 3 साए नीरज के बिल्कुल बगल में कूदे। धड़ाम की आवाज से डर के मारे नीरज की आंखें खुल गई। उसने देखा कि काले कपड़ों में लिपटे 3 साए उसके आगे खड़े हैं। उनके मुंह से खून टपक रहा है। उनके हाथों में मांस का बड़ा सा टुकड़ा भी है। शायद किसी भैंसे के शरीर का टुकड़ा था वो। उनकी भयंकर शक्ल देखकर नीरज का शरीर बर्फ की तरह ठंडा हो गया था। वह चीखना चाहता था, लेकिन ऐसा लगता था कि जैसे उसके बोलने की शक्ति अचानक से खो गई है। वह साए अब भी उसे ही घूर रहे थे और उसकी तरफ भयानक आवाज निकालते हुए बढ़ रहे थे। लेकिन इस बीच नीरज और उसके साए के बीच अंकित खड़ा हो गया। उसके आते ही कुछ देर पहले जो हालत नीरज की थी, वही हालत उन तीनों सायों की हो गई थी। वह थर थर कांप रहे थे। उसके बाद वे तीनों साए वहां से सिर पर पैर रखकर भाग खड़े हुए। ऐसा लगता था कि जैसे उन्होंने किसी भूत को देख लिया हो। नीरज के दिल की धड़कनें अब भी अनियमित गति से धड़क रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह अचानक से क्या हो गया। उसने अंकित की ओर अपनी नजरें उठाकर देखी और उससे कहा, कौन थे वो? वे तुम्हें देखकर क्यों भाग गए? तुम कमरे में चलो, फिर तुम्हें सारी बातें बताता हूँ। अंकित नीरज को लेकर हॉस्टल के कमरे में गया। इस बीच ना जाने कितने सारे सवाल नीरज के दिमाग में कीड़े की तरह कुलबुला रहे थे। हॉस्टल के कमरे में जाकर अंकित ने नीरज को पानी का गिलास दिया। नीरज ने एक ही सांस में पानी पी लिया। फिर वो अंकित की ओर देखने लगा। नीरज, मैं जिंदा नहीं हूँ। पिछले साल ही मेरी मौत हो गई है। मेरी मौत के पीछे आशीष, विनय और हरीश है। अंकित के कहे शब्द किसी गर्म तवे पर गिरे पानी की तरह नीरज के कानों में गूंज रहे थे। उसके दिल की धड़कनें जो अब सामान्य हो गई थी, वह फिर से असामान्य गति से धड़कने लगे थे। आशीष, विनय और हरीश इंजीनियरिंग कॉलेज के सीनियर्स थे। बड़े घरों के ये लड़के पूरी तरह बिगड़े हुए थे। जूनियर्स की रैगिंग में उन्हें बहुत मजा आता था। इन लोगों को आत्मा को बुलाने वाला खेल बहुत पसंद था। ये हर जूनियर से एक बार ये खेल अमावस की रात में करवाते थे। वे अपने जूनियर्स को टॉर्चर करके इस बात के लिए दबाव बनाते थे कि अमावस की रात को इन्हें पीपल के पेड़ के नीचे आंख बंद करके 15 मिनट तक ए बुरी आत्माओं मेरे पास आओ, ए बुरी आत्माओं मेरे पास आओ कहना है। अगर कोई जूनियर इनकार करता तो वो उसे मारते पीटते। उसके बारे में कॉलेज में गलत गलत बातें जैसे डरपोक, फट्टू आदि बातें फैलाते। थक हार कर जूनियर्स को इनकी बातें मानने के लिए तैयार होना ही पड़ता। इनके डर से जूनियर पेड़ के नीचे आते और वही दोहराते जो इन्होंने कहा होता था। जब वे अपनी आंखें बंद करके ये दोहराते, तभी अचानक ये पेड़ से कूदकर उनके पास आ जाते। अब अचानक से कोई इस होलिया में उन्हें देखता तो वो डर जाता और चिल्लाते हुए भागने लगता। उसे देखकर ये तीनों बहुत खुश होते। इन्हें इस काम में बहुत मजा आता था। उसके बाद ये तीनों भागते हुए जूनियर की अपने अपने मोबाइल से वीडियो बनाते। वीडियो बनाकर वे तीनों बार बार जूनियर को ये कहते हुए ब्लैकमेल करते कि तेरी वीडियो वायरल कर दूंगा, पूरे कॉलेज को पता चल जाएगा कि तू कितना फट्टू है। अगर तू चाहता है कि वीडियो वायरल ना हो तो जो हम चाहे वो करना होगा। उसके बाद ये जूनियर से अपनी उल्टी सीधी मांगी पूरी करवाते। इन मांगों में कॉलेज के बाहर से सिगरेट, शराब लाने से लेकर इनके असाइनमेंट तैयार करना और कपड़े धोने तक शामिल होते। अब किसी को भी अपनी इज्जत प्यारी होती, इसलिए वह इनकी मांगे मान लेता। मेरे साथ भी इन्होंने यही किया, लेकिन मैं दिल का कमजोर निकला।
इनके डराने से मुझे हार्ट अटैक आ गया और मैं मर गया। आशीष, विनय और हरीश की रैगिंग उन पर भारी पड़ गई थी। पेड़ के नीचे निर्दोष अंकित मरा हुआ पड़ा था। उन तीनों को समझ आ गया कि वे बुरी तरह फंस गए हैं और उन्हें जेल हो जाएगी। इसलिए उन्होंने रातों रात अंकित की लाश को शहर के बाहर वाले नाले में फेंक दिया। बाद में अंकित की लाश कॉलेज वालों को मिली तो उन्होंने यह अफवाह फैला दी कि पढ़ाई के प्रेशर के कारण अंकित ने आत्महत्या कर ली है। मेरा शरीर तो खत्म हो गया, लेकिन उस दिन से मेरी आत्मा यहीं भटक रही है। नीरज, मैं चाहूं तो इन तीनों को कभी भी मार दूं, लेकिन उससे मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। मैं चाहता हूं कि रैगिंग जैसी बीमारी से हमारा कॉलेज का कैंपस आजाद हो, ताकि कल को कोई और अंकित ना मरे। मैं चाहता हूं कि तुम ये सारी बातें प्रिंसिपल सर को बताओ। इन लड़कों को सजा मिलनी चाहिए, नहीं तो कल मैं था, आज तुम थे, फिर कल किसी और की बारी आएगी। नीरज उसी समय प्रिंसिपल सर के घर पर गया, उन्हें सारी बातें बताई। प्रिंसिपल सर को पहले तो विश्वास नहीं हुआ, लेकिन नीरज ने बताया कि ये सारी बातें उसे अंकित ने ही बताई है और अंकित इस समय इस कमरे में मौजूद है, वे हमारी बातें सुन रहा है। अंकित की मौत पर प्रिंसिपल सर को थोड़ा शक तो जरूर हुआ था कि इतना ब्रिलियंट लड़का पढ़ाई के प्रेशर के कारण आत्महत्या तो नहीं कर सकता, लेकिन फिर उन्हें लगा कि क्या पता अंदर ही अंदर कोई प्रेशर अंकित पर हो। आधी रात को पुलिस की गाड़ी की सायरन की आवाज कैंपस में गूंज रही थी। आशीष, विनय और हरीश के हाथों में हथकड़ी थी और पुलिस ने उन्हें अपनी गाड़ी में बिठा रखा था। पहले तो उन्होंने इन सब बातों से इनकार किया, लेकिन पुलिस के डंडे और अंकित की गवाही से सारा सच बाहर आ गया था। पुलिस की गाड़ी उन्हें लेकर कैंपस से बाहर जा रही थी। पुराना पीपल का वो पेड़ पीछे छूटता जा रहा था। नीरज की आंखें अंकित को तलाश रही थी, लेकिन वो उसे कहीं दिखाई नहीं दे रहा था।